दुबई, रंगों और तस्वुरात का शहर। दुबई को दुबई बनाने में एमिरेट्स एयरलाइन का बहुत बड़ा हाथ है। आज हम एमिरेट्स एयरलाइन के बारे में आपको दिलचस्प बातें बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम। पीस ओवर की एक और दिलचस्प वीडियो में खुशामदीद। दुबई की किस्मत बदलने की शुरुआत सिर्फ 440 इंडियन रुपए से हुई। 1937 में दुबई भी बरतानिया के कंट्रोल में होता था और ब्रिटिश इंडिया की तरह यहाँ भी इंडियन रुपी करेंसी ही चलती थी। ब्रिटनर्स को दुबई की लोकेशन सफ़र करने के लिहाज से बहुत मौजूद लग रही थी, क्योंकि ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के ठीक दरमियान में मौजूद है। ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज दुबई के समंदर में फ्लाइंग बोट्स की बेस बनाना चाहते थे और उन्होंने दुबई के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। लॉन्ग रेंज एम्पायर्स फ्लाइंग बोट यूके से दुबई के समंदर में लैंड करती थी और रीफ्यूलिंग के बाद इनको इंडिया और एशिया के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता था। इस बेस का माहाना किराया सिर्फ 440 इंडियन रुपये था, जिसमें वहां मौजूद गार्ड्स की तनख्वाह भी शामिल थी। कौन जानता था कि कुछ ही सालों में ये दुनिया के सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में तब्दील हो जाएगा और यहाँ की अपनी एयरलाइन अच्छों को टक्कर दे पाएगी। एमिरेट्स एयरलाइन को किस मुश्किल घड़ी में बनाने का फैसला किया गया और आखिर एक छोटे से शहर से उभरने वाली ये एयरलाइन इतने कम वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कैसे बन गई। नाजरीन, 1950 में दुबई बादशाह शेख राशिद बिन अल मखतूम को अच्छी तरह मालूम था कि इनके पास ऑयल के जितने रिजर्व मौजूद हैं वो सिर्फ 30 से 40 साल ही चल सकते हैं। उनको जल्द अज जल्द कमाई का कोई मुतबादल तैयार करना था। उन्होंने देखा कि ब्रिटनर्स दुबई की लोकेशन को इस्तेमाल करके अपनी एयरलाइंस को एक स्टॉप ओवर फ्राहम कर रहे हैं और दुबई को सिर्फ मामूली सा किराया ही मिलता है। यही देखते हुए दुबई के हुक्मरान ने सन 1959 में दुबई एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का आगाज किया। 1960 में दुबई एयरपोर्ट पहली बार काबिल इस्तेमाल हुआ तो इसमें सिर्फ एक छोटे कमरे जितना टर्मिनल और एक रनवे होता था, वो भी पक्का नहीं बल्कि रेत को कंप्रेस करके बनाया गया था। इस रनवे पर सिर्फ छोटे डगलस DC-3 जैसे एयरक्राफ्ट ही लैंड कर सकते थे। 1965 में मुकम्मल पुख्ता रनवे के बाद दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला पहला जेट एयरक्राफ्ट मिडल ईस्ट एयरलाइंस का कॉम्पैक्ट था। हर गुजरते साल दुबई के हुक्मरान दुबई एयरपोर्ट पर जदीद सहूलियात मुहैया करवाने लगे। 1969 में यहाँ 9 एयरलाइंस काम कर रही थी जो 20 मकामात का सफ़र करती थी और 1980 की दहाई में दुबई एक इंटरनेशनल स्टॉप ओवर बनकर उभरने लगा, जहां एयर इंडिया, कैथी पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइन और मलेशियन एयरलाइन जैसे नाम रीफ्यूलिंग करने के लिए रुकते थे। दुबई से पहले इस रीजन में ये तमाम फ्लाइट्स रीफ्यूलिंग के लिए कराची एयरपोर्ट पर रुकती थी और देखते ही देखते दुबई ने कराची की सारी ट्रैफिक अपनी तरफ मुतवज्जा कर ली। इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट में सफ़र करने के लिए गल्फ एयरलाइन इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बहरीन की एयरलाइन है। पूरे मिडल ईस्ट को अगर अच्छी एयरलाइन की सहूलियात लेनी होती थी तो वो पहले गल्फ एयर के जरिए दुबई आते थे और फिर वहां से वो अपने इंटरनेशनल सफर का आगाज करते थे। 1980 में दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो इस वक्त दुबई के डिफेंस मिनिस्टर थे, इनको गल्फ एयर ने ऑफर दी कि वो सिर्फ ये ऐलान कर दें कि गल्फ एयर दुबई की ऑफिशियल एयरलाइन है। इससे गल्फ एयर को काफी फायदा होगा। दुबई को गल्फ एयर के 50% हकूक भी मिल जाएंगे, पर शेख मोहम्मद ने इस डील से इनकार कर दिया। गल्फ एयर ने सोचा कि हम पूरे गल्फ से मुसाफिर लाकर दुबई को देते हैं और वो मुसाफिर दूसरी एयरलाइन से चले जाते हैं, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। लिहाजा गल्फ एयर ने शेख मोहम्मद के मना करने के बाद दुबई जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को बंद कर दिया। गल्फ एयर का ये फैसला दुबई स्टॉक को खासा नुकसान पहुंचाने लगा। यही वो वक्त था जब शेख मोहम्मद ने अपनी एयरलाइन एमिरेट्स को लॉन्च करने का इरादा किया। इस इरादे को हकीकत में बदलने का मतलब था कि पहले से एस्टेब्लिश एयरलाइन को टक्कर देना, जिसमें गल्फ एयरलाइन इनका पहला मुकाबिल था। इसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्टहाना, एयर इंडिया और लिपियम एयरवेज वो बड़े बड़े नाम थे जिनके खिलाफ एमिरेट्स एयरवेज को ऑपरेट करना था। ये काम सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है, हकीकत में इस पर अमल करना इससे भी ज्यादा मुश्किल था। उस वक्त एक बोइंग 737 की कीमत $25 मिलियन थी। इसके अलावा पायलट्स, क्रू और इंजीनियर्स भी ट्रेन करने थे। इसका
अलग से खर्चा होना था। कुल मिलाकर ये कि दुबई को एक नई एयरलाइन पर कम से कम 6 से 7 करोड़ डॉलर खर्च करना पड़ रहे थे। इसके बाद भी मालूम नहीं एयरलाइन चले या नहीं। यहाँ पर दुबई के शेख ने जहानत का मुजाहरा किया और पाकिस्तान से मदद मांगी। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने दुबई को 2 बोइंग 737-300 लीज पर दिए। इन जहाज़ों पर एमिरेट्स की ब्रांडिंग की गई, जबकि पायलट्स, क्रू और इंजीनियर सब कुछ PIA का था। इन तैयारों को चलाया तो एमिरेट्स के नाम पर ही जाना था, लेकिन मैनेजमेंट सारी PIA की थी और इस काम के बदले में PIA को 1 करोड़ डॉलर अदा किए गए। यानी जो काम 7 करोड़ डॉलर में होना था वही 1 करोड़ डॉलर में हो गया। एमिरेट्स की पहली फ्लाइट 25 अक्टूबर 1985 को दुबई से कराची तक गई। इसके बाद मुंबई, दिल्ली, कोलंबो, ओमान और कायरा जैसी मनाजिल को भी शामिल किया गया। एमिरेट्स के पहले ही साल में 2,60,000 मुसाफिरों ने सफर किया और इसी एक साल के दौरान शुरुआती 1 करोड़ डॉलर इन्वेस्टमेंट बाहर निकल आई। 1987 में एमिरेट्स ने अपने जहाज खरीद लिए और PIA को इनके जहाज वापस कर दिए। 1990 के शुरुआत में गल्फ वार के दौरान जहां तमाम एयरलाइंस ने मिडल ईस्ट के ऑपरेशन बंद कर दिए थे, वहां एमिरेट्स ये मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहती थी। गल्फ वार के आखिरी 10 दिनों में मिडल ईस्ट या अरब मुमालिक के दरमियान अगर कोई एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि एमिरेट्स ही थी। इस दौरान एमिरेट्स ने उन मुसाफिरों को भी टारगेट किया जो इसके मद्दे मुकाबिल एयरलाइंस को इस्तेमाल किया करते थे। नए मुसाफिरों ने एमिरेट्स में वो सहूलियात भी हासिल की जिसके लिए दूसरी एयरलाइंस इजाफी पैसे लेती थी, जैसा कि लग्जरी केबिन और बेहतरीन खाना। ये मौका एमिरेट्स को तरक्की की नई ऊंचाइयों तक ले गया और बाद में मुखलिस मुसाफिरों के लिए एमिरेट्स ने स्काई अवार्ड प्रोग्राम भी लॉन्च किया। अब इंटरनेशनल मुसाफिरों के साथ साथ दुबई की बढ़ती हुई मकबूलियत ने एमिरेट्स एयरलाइन की कामयाबी के लिए नए दरवाजे खोल दिए। ये कहना भी दुरुस्त होगा कि दुबई की मकबूलियत के पीछे भी काफ़ी हद तक एमिरेट्स का ही हाथ रहा है। वो ऐसे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ़्लाइट रूट यूरोप टू साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। अगर यूरोप से ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ली जाए तो ये एक दूसरे से 14,800 किलोमीटर दूर हैं। ये इतना बड़ा फासला कोई भी जहाज डायरेक्ट कवर नहीं कर सकता। इसमें ज्यादातर फ्लाइट्स को रीफ्यूलिंग के लिए कहीं ना कहीं रुकना था। इस रूट पर सबसे ज्यादा फायदा एमिरेट्स को होता है क्योंकि एमिरेट्स का घर दुबई एयरपोर्ट है, जहां दूसरी एयरलाइंस को स्टॉप ओवर करने के लिए ज्यादा फीस देनी पड़ती है। एमिरेट्स एयरलाइन का घर क्योंकि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के दरमियान में है, इस वजह से वो अपने जहाजों के टैंक फुल नहीं करते ताकि ज्यादा अच्छी फ्यूल एवरेज ली जा सके। इस तरह वो मुसाफिरों को दुबई में इजाफी 1 घंटे का स्टॉप ओवर देकर फ्यूल की मद में बचा लेते हैं। इसके बरक्स अगर दूसरी एयरलाइन दुबई में स्टॉप ओवर का इजाफी खर्चा बचाने की कोशिश करती हैं तो इनको जहाजों में इजाफी फ्यूल डालना पड़ता है, जिससे इनका हिसाब खराब हो जाता है। एमिरेट्स की कामयाबी के पीछे सिर्फ उनकी मार्केटिंग और लाजवाब सर्विस ही नहीं बल्कि एक ऐसी पॉलिसी भी है जिसे उन्होंने कई सालों तक दुनिया से छुपाए रखा। एयरबस A380 आज दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल जेट है। एक वक्त में ये 850 मुसाफिरों को बआसानी बोर्ड कर लेता है। पर हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर एयरलाइंस एयरबस A380 इस्तेमाल कर रही हैं, वो इससे मुनाफा नहीं कमा पा रही। सिर्फ एक ही एयरलाइन है जो एयरबस A380 से मुनाफा कमा रही है और वो है एमिरेट्स एयरलाइन। यहाँ तक कि ये ख्याल किया जाता है कि एमिरेट्स ही इस जेट को मुनाफे के काबिल बना रही है। तो आखिर एमिरेट्स ऐसा क्या करती है जो दूसरी एयरलाइंस नहीं कर पाती? ये राज एमिरेट्स ने कई सालों तक छुपा कर रखा, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से एयर फ्रांस ने अपने A380 को रिटायर्ड करने का फैसला किया। तो इस मौके पर एमिरेट्स के CEO का कहना था कि एयर फ्रांस को 10 A380 खरीदने ही नहीं चाहिए थे क्योंकि इससे यूनिट मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। एयरबस A380 एक बहुत बड़ा जहाज है जहां वो एक वक्त में इतने ज्यादा मुसाफिर बिठा सकता है। वहीं इसका सबसे बड़ा मसला इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट का है। एमिरेट्स के पास 119 A380 हैं और वो भी एक ही मॉडल के। 1985 में एमिरेट्स ने फैसला किया था कि वो एक ही मॉडल के ज्यादा जहाज खरीदेंगे। आज एयरबस A380 की कीमत $450 मिलियन है
जो कि दुनिया का सबसे महंगा कमर्शियल जेट है, लेकिन एक साथ ज्यादा जहाज खरीदने से डिस्काउंट भी ज्यादा मिलता है। एमिरेट्स एयरलाइन ने एयरबस के साथ बल्क डील की और इस तरह उनको काफी बचत हुई। और तो और इन सब की मेंटेनेंस के लिए एमिरेट्स ने अपना इन हाउस यूनिट बना रखा है। इनके स्पेयर पार्ट्स भी सारे एक ही जैसे हैं और एक ही साथ ऑर्डर किए जाते हैं और यहाँ पर भी एमिरेट्स अच्छी खासी बचत करती है। इसके बरक्स अगर दूसरी एयरलाइंस को देखा जाए तो ज्यादातर के पास अलग अलग मॉडल्स के जेट हैं और इसी फर्क की वजह से वो मेंटेनेंस किसी तीसरे फ्रीक से करवाते हैं, जिसका मतलब है कि इनको इजाफी खर्च करना पड़ता है। आज एयरबस दुनिया का सबसे बड़ा न सिर्फ A380 का ऑपरेटर है बल्कि बोइंग 777 की कलेक्शन में भी पहले नंबर पर आता है। एमिरेट्स के पास 119 A380 और 148 बोइंग 777 हैं। यहाँ तक कि A380 के जितने भी यूनिट दुनिया में मौजूद हैं, इनका 50% सिर्फ एमिरेट्स ऑपरेट करता है। ये मिडिल ईस्ट की मुसाफिर पर किलोमीटर के हिसाब से पहली और दुनिया की चौथी और पर टन पर किलोमीटर के हिसाब से ये दुनिया की दूसरी बड़ी एयरलाइन है। 1998 से लेकर अब तक 4000 अरब मुसाफिर एमिरेट्स को इस्तेमाल कर चुके हैं और इसी वक्त के दौरान एमिरेट्स 3.5 करोड़ टन का कार्गो डिलीवर कर चुका है। ये दुनिया की वाहिद एयरलाइन है जो अपनी हिस्ट्री में कभी घाटे में नहीं गई। 5900 करोड़ रुपए का एवरेज मुनाफा रिकॉर्ड किया गया है और इसका सबसे बड़ा एजाज किसी और को नहीं बल्कि दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को जाता है। उम्मीद है पीस ओवर की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। शुक्रिया।